सुनते हैं नाटक चाणक्य की दूसरी और अंतिम कड़ी। लेखक हिमांशु शेखर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। वत्सचंद्र, गुरुदेव, अब तुम्हारे पास सैनिकों की एक विशाल वाहिनी तैयार हो चुकी है। मैंने सुना है अलक्षंद्र के वक्षस्थल में शस्त्र प्रहार के कारण भीषण दर्द है और अब उसकी सेना भी थक हार चुकी है। उस पर आक्रमण करने का ये सबसे उत्तम समय है। क्या सोचते हो? गुरुदेव, अभी भी यवन सम्राट के अधीन लाखों सैनिक हैं, जबकि हम लोगों के पास मात्र कुछ सहस्र योद्धा हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष आक्रमण न करके यदि शत्रुनाश का कोई वैकल्पिक उपाय किया जाए तो अधिक कारगर होगा। क्या तुम आकस्मिक आक्रमण के बारे में सोच रहे हो? नहीं गुरुदेव, मेरे मन में यह विचार विद्युत प्रभा की तरह कौंध गया है कि यवन सेनापति को मैं द्वंद्व युद्ध के द्वारा मार गिराऊं। अलक्षंद्र का सेनाध्यक्ष फिलिप्स उसका सबसे बड़ा संबल है। जी गुरुदेव। कहा जाता है कि द्वंद्व युद्ध उसे बहुत प्रिय है। अगर उसके लिए उसे तैयार कर सको तो निस्संदेह हम लोगों के पक्ष के लिए ये बहुत अच्छा होगा। उसके लिए मैं आज ही प्रयास करना चाहता हूं। मेरी अनुमति है वत्स। विजयश्री तुम्हारा वर्णन करे। गुरुदेव, यवनों के शिविर में इस प्रकार की शारीरिक क्रीड़ाओं का आयोजन बराबर होता रहता है और उन्हें यह विश्वास हो गया है कि द्वंद्व युद्ध में कोई भारतीय युवा उन्हें नहीं हरा सकता। इसलिए भी मैं फिलिप से द्वंद्व करने के लिए उत्सुक हूं। मैं चाहता हूं कि कंकु के नेतृत्व में एक शस्त्र से भी अधिक हमारे सैनिक शस्त्रों को अपने वस्त्रों में छिपाकर सामान्य नागरिकों के वेश में तुम्हारे पहुंचने से पहले ही द्वंद्व युद्ध परिसर में पहुंच जाएं और अत्यंत सावधान होकर परिणाम की प्रतीक्षा करें, ताकि फिलिप्स के धराशयी होने पर तुम यवनों के कुपित होने पर उनका सामना करते हुए वहां से कहीं भाग जाओ। क्षत्र फिलिप्स, मैं तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का शिष्य और मेरी ये गढ़ का कुमार आपको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। क्या मैं तुम्हारे इस निर्णय का कारण जान सकता हूं? क्या कीजिएगा जानकर? अगर मुझसे भयभीत हैं तो इस पूरे जन समूह से कह दीजिए मैं चला जाऊंगा। मैं भयभीत? और तुमसे अधिक बलवान युवकों को मैं द्वंद्व युद्ध में धूल चटा चुका हूं। फिर तुम्हारा क्या महत्व है? तो फिर चुनौती का जवाब देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? कल इसी क्रीड़ांगन में मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। तुम कल इसी समय आ जाना। तो तैयार रहे। ठीक है। सेनापति फिलिप्स, तुम्हारे वचन में विश्वास करके मैं द्वंद्व युद्ध के लिए समय पर आ गया हूं। तुम मुझे कायर समझ रहे हो क्या? ये किसने कहा क्षत्रप? मैं तुम्हें दूसरों के राष्ट्र पर तलवार के बल पर अधिकार करने वाला, विजय के उन्माद में बूढ़ों और अबोध बच्चों को भी कत्ल कर देने वाला तथा अपने दुशील सेनानियों के साथ मिलकर विजित नागरिकों की नारियों का शील हरण करने वाला दुस्साहसी मानता हूं। यह द्वंद्व युद्ध का स्थल है, वाद प्रतिवाद की जगह नहीं है। यवन सेनापति, तुमने तलवार निकाल ली है, करो प्रहार। द्वंद्व युद्ध में अत्याचारी फिलिप्स पर तुम्हारी विजय एक उत्साहवर्धक घटना है। गुरुदेव, शत्रु के इस बलमुख्य को धराशायी कर तुमने मातृभूमि की स्वतंत्रता के मार्ग के बहुत बड़े अवरोध को दूर कर दिया है। ये सब तो आपकी कृपा का ही फल है गुरुदेव। चंद्र, अब हमें मगध पर आक्रमण करने से पूर्व उसके पश्चिम उत्तर प्रदेशों में
यवन सम्राट के द्वारा अधीनस्थ किए हुए छोटे छोटे गणराज्यों को विदेशी शासन से मुक्ति का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लेना है गुरुदेव, ताकि वो यवनों के विरुद्ध हमारे संघर्ष में सेना और धन के द्वारा हमारी मदद कर सकें। तो मैं आज ही इस महाअभियान का प्रारंभ कर देना चाहता हूं गुरुदेव। बस अब हमें देर न करके कठवीरों की राजधानी सांकल पहुंच जाना चाहिए। वहां जाने के बाद ही हम आगे की रणनीति अच्छी तरह तय कर पाएंगे। ठीक है गुरुदेव। आचार्य श्री, बस ये यवन आक्रांता मनुष्य नहीं, नरपिशाच है, नरपिशाच। कितनी क्रूरतापूर्वक इन्होंने इन बेकसूर भारतवासियों का कत्ल करके उनके घरों में आग लगाकर उन्हें राख कर दिया है। कठ जाति का तो बच्चा बच्चा सिंह शावकों की तरह अपनी वीरता के लिए विख्यात है। कितना भी वीर हो कोई, लेकिन जहां आक्रमणकारियों की संख्या लाखों में हो, वहां कुछ शस्त्र कठ कब तक उनके साथ लड़ सकते हैं? प्रणाम करता हूं आचार्य श्री। आप लोगों को देखकर प्रसन्नता हो रही है। हमें तो लूट और मार कर बर्बाद कर दिया विदेशी यवन सैनिकों ने। हम कहीं के नहीं रहे महाराज, कहीं के नहीं रहे। घबराइए नहीं। हम लोग जल्द ही इन लुटेरों को मार डालेंगे। हमारे गांव के बच्चे बच्चे ने दुश्मनों का सामना किया। हमारी बहू बेटियों ने भी रणचंडी का रूप धारण कर तलवार और भाले लेकर यवनों का संहार किया, और अनेक ललनाएं वीर गति को प्राप्त हुई। आप दुखी ना हो। आज से कोई यवन सैनिक आपके प्रदेश में घुसने का साहस नहीं करेगा। हमें पता लगा है कि यवन सैनिकों में फूट पड़ गई है और वो अब मारकाट नहीं करना चाहते हैं। यवनों का राजा हलक्षंद्र भी घायल हो गया है और वो भी यूनान लौट जाना चाहता है। देखिए, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हमें सारी बात बताइए। यद्यपि यवनों से लड़ते लड़ते हजारों कट शहीद हो गए हैं और वीरांगनाएं भी वीर गति को प्राप्त हुई हैं, परंतु जो जीवित बचे हैं उन्होंने यवनों से पुनः लड़ने और उनका समूल उच्छेद करने का निश्चय किया है। यही तो हम चाहते हैं महाशय। हम लोग अत्याचारी नंद को भी उखाड़ फेंकेंगे। आचार्य श्री प्रणाम प्रणाम। कठवीरों को अपनी सेना में मिलाना बहुत आवश्यक है वत्स। अभी तक तुम्हारे पास कितने सेनानी हैं? 50,000 से अधिक ही हैं गुरुदेव। हम तत्काल कितने कठवीरों को अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं? कम से कम 25,000 तो अवश्य। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो धन की है गुरुदेव। वो हो जाएगा। हम अपनी वाहिनी को लेकर छोटे छोटे गणमुखियों को धन का योगदान करने के लिए बाध्य करेंगे। मैंने कंकु के साथ प्रमुख बल मुख्यों से बात की है। वो भी यवनों को देश से बाहर करने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं। उन्होंने आर्थिक सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया है हमें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं गुरुदेव। क्या जानना चाहते हो वत्स? सुना है हिम प्रदेश के सैनिक बहुत बलवान तथा कुशल योद्धा होते हैं। अगर हम उस क्षेत्र के समस्त पर्वतीय योद्धाओं को मिलाकर अपनी सेना में मिला लें तो न सिर्फ सेल्यूकस को पराजित करना आसान हो जाएगा, बल्कि हम मगध साम्राज्य पर भी अधिकार करने में सफल होंगे। बहुत उत्तम सोचा है तुमने। मैं भी ठीक यही सोच रहा हूं, मगर इसमें एक कठिनाई है। वो क्या हो सकती है गुरुदेव? हिमालय के उस प्रदेश का शासक है पर्वतक। जैसे देश के दूसरे राजा अलक्षंद्र और नंद के अत्याचारों से ऊबकर उनका शीघ्र अंत करना चाहते हैं, वैसे ही
पर्वतक भी चाहता है, लेकिन दूसरे राजाओं और उसमें अंतर यही है कि अलकनंद के स्वदेश वापस जाने और नंद वंश के नाश होने के बाद पर्वतक स्वयं ही मगध के राज सिंहासन पर बैठना चाहेगा। अगर पर्वतक चरित्रवान और प्रजा का हितकारी शासक सिद्ध हो तो हमें उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं चंद्र, नहीं। मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया है कि आपका बेटा चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बनेगा। गुरुदेव, मैं इसे मिथ्या करना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि पर्वतक दुशील है, उसे भारत का शासक बनाना बहुत बड़ी भूल होगी। तब क्या करना चाहिए गुरुदेव? हमें पर्वतक से मिलकर उसे बिना वचन दिए आश्वस्त करना चाहिए कि नंद के शासन की समाप्ति के बाद वो भारत का सम्राट बन सकता है अगर अपने प्रत्येक सैनिक को हमारी वाहिनी में मिलाकर काम करे। हम आज ही उससे संपर्क करेंगे, यदि आपकी आज्ञा हो तो। शुभ कार्य में शीघ्रता करनी ही चाहिए वत्स। हम लोग पर्वतक के पास चले। महाराज पर्वतक की जय, महाराज पर्वतक की जय, महाराज पर्वतक की जय, महाराज पर्वतक की जय। स्वागत है आप लोगों का। आचार्य, आसन ग्रहण करें। मौर्य कुमार भी अपने आसन पर विराजमान हो। महाराज पर्वतक की जय, महाराज पर्वतक की जय, महाराज पर्वतक की जय। हम महाराज से कुछ मंत्रणा करना चाहते हैं। यदि आदेश हो तो हम विचार विमर्श करें। अच्छा, तो यहीं विचार विमर्श कर लेंगे। क्षत्रप और अन्य राजपुरुष अतिथिशाला में पधारें। वार्ता के बाद सभी फिर सम्मिलित होंगे। महाराज, आप जानते हैं आर्यावर्त को भीतरी और बाहरी दोनों शत्रुओं का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक ओर यूनानी सम्राट के द्वारा आक्रमण, लूट, नारियों का शीलहरण, और दूसरी ओर मगध सम्राट नंद के अत्याचार। इन दोनों दुर्दांत अपराधियों के दोहरे उत्पीड़न से भारत का जन जन करा रहा है। ऐसी दारुण परिस्थिति में हम महाराज का पूर्ण सहयोग चाहते हैं। सुना है अलकनंद वापस जा रहा है और उसके सैनिक भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। महाराज ने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अलकनंद के सेनापति सेल्यूकस उसके स्थान पर भारत का सम्राट बनने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है। नंद के पास तो बहुत बड़ी सेना है। यवन सेनापति के सेनानियों की संख्या भी तो काफी होगी। सेल्यूकस उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या मगध सम्राट नंद की है। तो आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं? महाराज, अपनी संपूर्ण वाहिनी को हम लोगों की सेना से जोड़कर राष्ट्र के दोनों शत्रुओं का सामना करें। हम लोग महाराज के साथ मिलकर मगध सम्राट का सामना करेंगे। ठीक है। विजय की स्थिति में राज्य सत्ता पर अधिकार मेरा होगा। अरे, इसके लिए आपसे बढ़कर योग्य और कौन हो सकता है? लेकिन इसमें बहुत रक्तपात होगा। इस संबंध में मैं आप लोगों का स्पष्ट निर्णय जानना चाहता हूं। निर्णय तो स्पष्ट है। आप अपनी सेना और हम लोगों की सेना को लेकर उनका नेतृत्व करते हुए पाटलिपुत्र को पहले घेर लेंगे। अगर शत्रु की ओर से किसी तरह का प्रतिरोध होगा तो सीधी कार्रवाई करके उसका वध कर देंगे। यमन सैनिकों में आपसी फूट है। ज्यादातर यमन सेनानी स्वदेश लौट जाना चाहते हैं। शेष सैनिकों में भारतीय युवक भी हैं। वो भीतर से अपने देशवासियों का वध कराना नहीं चाहते। महाराज, यदि हम एक होकर आतताई नंद के विरुद्ध लड़ें तो हमारी जीत निश्चित है। विजय की स्थिति में राष्ट्र का शासन सूत्र मेरे हाथों में होगा। राजेश्वर पर्वतक,
आपको राज्य संचालन का पर्याप्त अनुभव है। विजयश्री मिलने की स्थिति में आपके सम्राट बनने में कहां संदेह है। तो ठीक है, तो हम लोग आगे के अभियान के लिए तैयार हो जाएं। आपका विचार ठीक है महाराज। हम लोग अभी यहां से प्रस्थान करते हैं। शीघ्र ही आपसे संपर्क किया जाएगा ताकि हमारी योजना सफल हो। आओ चंद्रगुप्त। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स चंद्र। गुरुदेव, आज मुझे यह सोचकर बड़ी शांति मिल रही है कि अलक्षंद्र भारत से बाहर जा चुका है और उसके अधीनस्थ बलमुखियों में उसके द्वारा जीते गए छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार जमा लिया है। जी। परंतु आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण वो एकजुट नहीं हो सकेंगे। हमारे लिए उन्हें पराजित करना बहुत आसान हो गया है। कट सैनिकों को मिलाकर हमारे पास 1 लाख से अधिक योद्धा तैयार हैं। बृहदहट्ट के पार्श्व स्थित पर्वतीय क्षेत्रों से जिन 25 सहस्त्र सैनिकों को आर्यश कटार ने हमें सौंप दिया है, वो सब के सब शत्रुओं का सामना करने में पूर्ण समर्थ हैं। लेकिन हम लोगों की सेना ने राजप्रासाद को पहले ही घेर लिया है। लेकिन हम कट सैनिकों तथा अपनी सेना के द्वारा ही नंद को सिंहासन से उतार देंगे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। मेरी सेना तो मगध सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार है, मगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, विजय की स्थिति में राज्य संचालन का सूत्र मेरे हाथों में होगा। राजप्रासाद में सिंहासन पर बैठे नंद को पदच्युत करने में हमारी सेना ही आगे रहेगी। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उसकी वाहिनी ने राजप्रासाद को बहुत पहले से ही घेर रखा है। प्राणों का मोह त्याग कर मातृभूमि के शत्रुओं से संघर्ष करने वाले वीर सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तुम्हें और तुम्हारी सेना को अत्याचारी नंद को अपदस्थ करने में सहयोग करना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया है ब्राह्मण। तुम्हारे वचन पर विश्वास करके ही मैं यहां आया था। पर्वतक, होश में आओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि विजयी होने पर हम तुम्हें ही चंद्रगुप्त के बदले में विशाल मगध साम्राज्य का सम्राट बना देंगे। आचार्य चाणक्य की आचार्य चाणक्य की आचार्य, कटवीरों ने मगध सैनिकों को धराशायी करते हुए राजप्रासाद पर अधिकार कर लिया है और वो आपकी और चंद्रगुप्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय। नंदराज समाप्त हो, नंदराज समाप्त हो। आज बहुत ही शुभ दिन है। मैं मगध साम्राज्य के नए सम्राट चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देता हूं। अब कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमारी पावन मातृभूमि में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। महामात्य को मेरा प्रणाम। मत कहो मुझे महामात्य। मैं तो अब मगध साम्राज्य का एक मामूली सा नागरिक हूं। क्या आपको मालूम है कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए नगर श्रेष्ठी चंदन दास को मृत्युदंड की सजा सुना दी है और उन्हें कारागार में बंद भी करवा दिया है। किसने कहा तुम्हें श्रेष्ठी? चंदन दास तो सर्वथा निर्दोष तथा निरपराध है। उन्हें दंड क्यों? मैं स्वयं इस आदेश को सुनकर आ रहा हूँ। मैंने चंदन दास को पकड़कर बंदी गृह ले जाते हुए देखा है। वो बहुत घबराए हुए थे। मुझे तुरंत बाहर निकलना होगा। अगर मैंने थोड़ी भी देर की तो उस निरपराध श्रेष्ठी की जान नहीं बचेगी। मुझे जाना ही होगा। नगर श्रेष्ठी चंदन दास,
आप पर आरोप है कि आपने नए राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए पूर्व महामंत्री राक्षस के साथ मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र किया था। ये मिथ्या आरोप है महाराज। महामात्य राक्षस ने आज तक कभी आपके विरुद्ध एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा है। क्या यह सत्य है कि नंद की पराजय के बाद राक्षस ने अपने परिवार के सदस्यों को तुम्हारे यहां रख दिया और चंद्रगुप्त की हत्या की योजना तुम्हारे ही घर में बनाई? ये सर्वथा मिथ्या है आचार्य श्री। क्या यवन सेनापति सेल्यूकस ने अपने चरों के द्वारा ये पता लगवाया था कि राक्षस तुम्हारे ही घर में छिप कर रह रहे हैं? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता आचार्य। हाँ, ये सही है कि महामात्य का मुझसे मित्रता का बहुत पुराना संबंध रहा है और वो अटूट है। यवन सेनापति सेल्यूकस की ओर से कभी कोई संदेशवाहक तुम्हारे घर आया था? सिर्फ एक बार आया था। क्या उद्देश्य था उसके आने का? जब सेल्यूकस को मालूम हुआ कि चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र के पश्चिम द्वार को तोड़ दिया है और दोनों ओर से युद्ध की तैयारी हो रही है, तो उसने अपना एक दूत मेरे घर में छिप कर रह रहे मेरे मित्र अमात्य राक्षस से मिलने के लिए भेजा था। तो क्या हुआ उसके बाद? सच सच बताओ नगर श्रेष्ठी। मेरे मित्र ने अतिथि समझकर सेल्यूकस के दूत का बहुत स्वागत किया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। किस विषय पर बातचीत कर रहे थे वो लोग? सेल्यूकस के दूत ने अमात्य राक्षस को यह संदेश भेजा था कि यदि वे चाहें तो यवन सेना की मदद से चंद्रगुप्त के साथ युद्ध कर स्वयं मगध सम्राट बन सकते हैं। और भी कुछ कहा था? सेल्यूकस ने यह संदेश भी भिजवाया था कि अलकचंद्र और इसके साथ यमन सेना की कई टुकड़ियों के भारतवर्ष से चले जाने के बाद भी उसके पास पश्चिमी सीमा प्रांत में लाखों सैनिक हैं जिनकी मदद से चंद्रगुप्त को हराकर मगध की राजगद्दी पर बैठा जा सकता है। क्या इस संदेश को सुनने के बाद राक्षस ने उसे स्वीकार कर लिया था? क्या कहते हैं आचार्य श्री आप? मैं जानता हूं अपने मित्र को। राक्षस सेल्यूकस के संवाद को सुनकर कुपित हो उठे थे। उन्होंने यमन राज के दूत को स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं चंद्रगुप्त और चाणक्य का संहार करना चाहता हूं, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की मदद लेकर नहीं। मैं अपने दुश्मनों का सामना स्वयं करूंगा। यमन राज को जाकर कह दो कि वो हमारे देश से तुरंत निकल जाएं। आचार्य श्री कुछ और पूछना चाहते हैं? अभी नहीं। सैनिकों, नगर श्रेष्ठी को दंड स्थल में ले जाओ। नगर श्रेष्ठ, तुम पर राजद्रोह और सम्राट की हत्या के लिए षड्यंत्र करने के गंभीर आरोप है। आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है आचार्य श्री, परंतु केवल आरोप के आधार पर, चाहे वो कितना भी गंभीर क्यों ना हो, किसी को दोषी मान लेना सबसे बड़ा अन्याय और दुर्नीति है। क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? कहकर ही क्या होगा महाराज? अगर मैं कहूं कि मैं निर्दोष हूं तो क्या आप उसे सत्य मान लेंगे? ये तो अभियोग लगाने वाले का दायित्व है कि वो अपने अभियोग को स्वयं प्रमाणित करे। मेरे पति ने महाराज की हत्या के लिए कोई षड्यंत्र नहीं किया। वो एक ईमानदार श्रेष्ठी के रूप में पूरे पाटलिपुत्र में जाने जाते हैं। ये आरोप बिल्कुल मनगढ़ंत है महाराज। शांत हो माता, शांत हो। चंद्रगुप्त के राज्य में न्याय होगा, अन्याय नहीं। सम्राट की हत्या का षड्यंत्र मैंने किया था आचार्य श्री। चंदनदास बिल्कुल निरपराध है। सम्राट मुझे कठोर से कठोर दंड दें, लेकिन किसी निर्दोष को सूली पर चढ़ाकर घोर पाप के भागी न बने। बस मामना राक्षस, बस। तुम्हारी जैसी महान आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। जिस राष्ट्र में तुम्हारे जैसा कृतज्ञ और निस्वार्थी व्यक्ति हो, वो राष्ट्र धन्य है। प्रतिहारी, खोल दो नगर श्रेष्ठी के हाथों में बंदी बेड़ियां और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ स्त्री और बच्चों सहित अपने निवास स्थान पर पहुंचा दो।
आचार्य श्री तथा सम्राट चंद्रगुप्त को साधुवाद। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। महात्मा जी, क्या मैं आ सकता हूं? आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। राक्षस, आज से इस नवोदित राष्ट्र का शासक तुम्हें बनाया जाता है। नहीं नहीं आचार्य, मैं इसके योग्य नहीं हूं। कहां महासागर की तरह गंभीर और हिमवान पर्वत के समान धैर्यवान आप, और कहां सांसारिक माया मोह से घिरा हुआ हीन सत्व मैं इस गुरुतर भार को नहीं संभाल पाऊंगा। जिसने अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने निरपराध मित्र की रक्षा कर ली, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वही इस संकट से घिरे मगध साम्राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देगा। अब मैं परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य पालन में लगूंगा। तुम सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। आचार्य श्री, मैं भी वहीं जाऊंगा जहां आप जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे राजपाट, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वत्स, अभी मगध साम्राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे निर्देश प्रत्येक पल तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरुदेव, मैं महाप्रज्ञा के रूप में सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा वत्स। मेरे निर्देश तुम सबका कल्याण करें। पूरा आर्यव्रत विदेशी दुश्मनों से पूर्ण रहित, सुरक्षित एवं सम्मानित रहे। कोई किसी पर अत्याचार ना करे। सब मिलजुल कर मातृभूमि को सुख और शांति प्रदान करें। समस्त विश्व का कल्याण हो। अभी आप सुन रहे थे नाटक चाणक्य की दूसरी और अंतिम कड़ी। लेखक थे हिमांशु शेखर। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्री वीपी कालरा, डॉक्टर अश्वनी कुमार, अर्जुन कौशिक, नितिन भसीन, सलीम खान, उमेश दीक्षित, राकेश शर्मा, मंजू आलोक, नीरज शर्मा और राजेश बख्शी।